हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आपका प्रीवियस 3 दिन से क्लास नहीं चल रहा था। किसी अर्जेंट काम में बिजी होने की वजह से आपका 3 दिन से वीडियो नहीं बना रहा था। चलिए कोई बात नहीं, हम 3 दिन का कवर हम कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स, हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर खत्म किया था बाय थ्योरी। अब शुरू करने जा रहा हूँ न्यूमेरिकल क्लास। स्टूडेंट्स, हम एम करीम का मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन हम यहीं पर सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है एम करीम का, जो बोर्ड में आ चुका है या जो कंपटीशन में आता है, सबको यहाँ पर सोल्व कर देंगे। जो प्रश्न आसान है उसे हम सोल्व नहीं करेंगे, जिसे आप अपने घर पर बैठ के उसे सोल्व कर लीजिएगा। तो इसका मतलब है हम यहाँ पर केवल इम्पोर्टेंट प्रश्न को ही सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, हम नया थ्योरी क्लास शुरू करने वाले हैं, तीसरा चैप्टर जिसका नाम है लाइट शुरू करने वाले हैं, है ना। दैट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग का सिलेबस कंफर्म नहीं है, कोरोना के वजह से समय बहुत कम मिल पाया है बोर्ड की तैयारी के लिए, तो हम लोग का सिलेबस थोड़ा कम किया जाएगा। तो फाइनल जो प्रिपरेशन होगा बोर्ड का, वो सिलेबस आने के बाद ही होगा। और हम लोग क्या करेंगे, अब तक हम लोग पूरे सिलेबस की पढ़ाई कर लेंगे, अंडरस्टैंड। चलिए शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल। और इसी जितना भी ऑल वैरायटी क्वेश्चन है हम यहाँ पर कर देता हूँ, और आप इसी के आधार पर कोई भी बुक्स हो, चाहे एम करीम का हो, एससी वर्मा का हो, आप जिस बुक को फॉलो करते हो उस बुक से प्रश्न आप बनाते रहिए, हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि सेल्फ मेहनत ही सबसे बड़ा मेहनत है, अंडरस्टैंड है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल से। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा इलेक्ट्रिसिटी का एक पॉइंट है ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का समूह। तो प्रतिरोध को हम दो तरह से समूह कर सकते हैं, एक सीरीज और एक पैरेलल। तो हम जितना भी आज क्वेश्चन करेंगे और जो भी क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे वो इसी के आधारित थ्योरी के ऊपर देंगे। तो आपने लिख दिया है, जरा देखिए। तो जो आज हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं एम करीम का पेज नंबर 463 है। अगर आप बुक का इस्तेमाल करते हैं न्यूमेरिकल्स को बनाने के लिए तो पेज नंबर 463 जरूर देखिएगा, है ना। तो इसका जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न, लीजिए मेरे पास बुक है, इसका जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है हम बोर्ड पर कर देते हैं, बाकी आसान प्रश्न को आप बैठ के कीच करते रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। दैट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, ये बोर्ड में आ चुका है। तो एक हम करेंगे, अब बाकी नेक्स्ट आपको करके दिखाना होगा। क्वेश्चन है, इसे मैं हटा देता हूं, इसे हटा देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द टू कॉइल, कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ टू कॉइल, रेजिस्टेंस ऑफ टू कॉइल। टू कॉइल if their equivalent resistance, if their equivalent resistance in series and parallel, series and parallel are respectively 18 ohm and 4 ohm। चलिए ना, ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बोर्ड में डायरेक्टली से क्वेश्चन पूछ चुका है, वो यही प्रश्न बोर्ड में पूछ चुका है। तो चलिए ना, इसको मतलब पहले समझ लेते हैं। कह रहा है कि हमारे पास दो रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस लीजिए, एक रेजिस्टेंस R1 है और दूसरा रेजिस्टेंस R2 है।
ठीक है, और इन दोनों का मान हमें ज्ञात करना है। अब कह रहा है कि अगर दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ दिया जाए, अगर दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ दिया जाए तो इसका मतलब है आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2, और आर इक्विवेलेंट का मान दिया गया है 18 ओम। देखिए, तो इसका मतलब है R1 प्लस R2 का मान 18 आ गया, समीकरण नंबर 1। अब कह रहा है कि दोनों प्रतिरोध को पैरेलल में जोड़ दे। लीजिए, दोनों को हमने पैरेलल में जोड़ दिया स्टूडेंट्स, ये R1 है और यह R2 है। तो आपको अच्छी तरह याद होगा, पैरेलल के अंदर जो फार्मूला होता है आर इक्विवेलेंट का, वो होता है R1 इंटू R2 और बटा R1 प्लस R2। तो आर इक्विवेलेंट का जो मान दिया गया है 4 दिया गया है, तो इसका मतलब है 4 बराबर R1 इंटू R2 और बटा R1 प्लस R2। और स्टूडेंट, R1 प्लस R2 का मान कितना दिया गया है 18, तो हम यहाँ पर मान रख सकते हैं R1 प्लस R2 बराबर 18। चलिए यहाँ रख देते हैं R1 प्लस R2 बराबर 18। तो इस प्रकार हमारे पास दो समीकरण प्राप्त हो गया, एक R1 प्लस R2 बराबर 18 समीकरण नंबर 1, और दूसरा हो गया R1 इंटू R2 अब बटा R1 प्लस R2 बराबर, जब देखें तो 4। अब हम क्या कर रहे हैं, R1 प्लस R2 का मान यहां से रख देते हैं। जैसे R1 और R2 का मान रख दिया, हमारे पास एक समीकरण प्राप्त हो गया R1 इंटू R2, ये हो गया 18 गुना 4 72। तो इसका मतलब है R1 इंटू R2 बराबर 72, ये समीकरण नंबर 2। और आपसे कहा गया है R1 और R2 का मान ज्ञात करो। पहला समीकरण है R1 प्लस R2 बराबर 18 और दूसरा समीकरण है R1 इंटू R2 बराबर 72, और आपसे कहा गया है R1 और R2 का मान ज्ञात करो। दैट्स सिंपल। हमारे पास दो समीकरण हैं और दो वेरिएबल्स हैं, आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। इसे 10वां क्लास में ही पढ़ा दिया जाता है। तो चलिए ना, हम क्या कर लेते हैं, इस समीकरण से R1 या R किसी का मान ज्ञात कर लीजिए। तो इस समीकरण से अगर हमने R2 का मान ज्ञात किया तो यह हो गया 72 बटा R1, और R2 का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। ये R2 का मान जो निकाला हमने है, R2 का मान जो हमने निकाला है वो समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं। तो इसका मतलब है R1 प्लस 72 बटा R1 बराबर 18। स्टूडेंट्स, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर ले हम लोग तो R1 का होल स्क्वायर और प्लस 72 बराबर हो गया 18। क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले अगर हम तो R1 का होल स्क्वायर प्लस 72 बराबर 18 R1, या R1 का होल स्क्वायर इसको इधर कर लीजिए तो माइनस 18 R1 और प्लस 72 बराबर 0। अब इसे हम फैक्टराइज कर लेते हैं। ये 72 है 18 है, तो 12 छक्का 72, तो इसका मतलब है R1 का होल स्क्वायर माइनस 12 R1 माइनस 6 R1 और प्लस 72 बराबर 0। और अब इसे सोल्व आसानी से आप कर सकते हो। चलिए हम यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से कॉमन ले लिया R1, हमारे पास बच गया R1 माइनस 12, यहाँ से कॉमन ले लिया -6, हमारे पास बच गया R1 माइनस 12 बराबर 0। तो इसका मतलब R1 माइनस 12 या R1 माइनस 6 बराबर 0। तो इस प्रकार R1 का दो वैल्यू निकलेगा, एक 12 निकलेगा और एक 6 निकलेगा। हमें तो R1 का मान ज्ञात हो गया, R1 का दो वैल्यू, एक 12 और एक 6। अब हमें R2 ज्ञात करना है, तो R2 बराबर 72 बटा R1, 72, और R1 के जगह पर हम एक बार 12 रखेंगे तो 12 छक्का 72। एक बार और R2 ज्ञात कर लीजिए, तो 72 बटा R1
तो 72 R1 के जगह पर एक बार क्या रखेंगे, R1 की जगह पर एक बार 6 रखेंगे। तो इस प्रकार हमारा जो रिजल्ट आया है R1 और R2 का इस प्रकार आया है, जरा देख लीजिएगा। R1 और R2 का जो रिजल्ट आया है वो इस प्रकार आया है। R1 बराबर 6 और 12 ओम, 6 ओम और या 12 ओम। अगर R2 की बात करें, अगर ये 6 होगा तो R2 12 ओम होगा, अगर ये 12 होगा तो R2 6 ओम होगा। ये आपका आंसर है। ये एम करीम का या किसी भी बुक का बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है और बोर्ड उसे डायरेक्टली पूछ चुका है, ठीक है ना। तो आप इसे दोबारा समझने की कोशिश कीजिएगा और सेल्फ बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए ना, हम यहीं पर एक होमवर्क दे देता हूं ताकि जिसके पास बुक नहीं है तो आराम से ये क्वेश्चन बना सकता है। चलिए लीजिए होमवर्क, स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए। क्वेश्चन कह रहा है, होमवर्क क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 2 कॉइल्स। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 2 कॉइल, यानी R1 और R2 का मान ज्ञात करें। 2 कॉइल्स, if equivalent resistance, if their equivalent resistance, valent resistance in series and parallels are respectively 25 ओम, सीरीज के अंदर 25 ओम है एंड 6 ओम, ठीक है। और हम इसका आंसर अगर मिलाना चाहें तो इसका आंसर लिख देता हूं। इसका आंसर होना चाहिए 15 ओम और 10 ओम। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे सेल्फ सोल्व करके आप आंसर टाइप कीजिएगा। अंडरस्टैंड बॉक्स में इसका आंसर जरूर आना चाहिए कि R1 और R2 का मान कितना होगा। जरा देखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 2 में। टाइप नंबर 2 में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जरा ध्यान रखिएगा, एम करीम का ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ ईच साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, द रेजिस्टेंस of each side of equilateral triangle is 6 ohm। तो हमसे पूछा गया है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एंड्स ऑफ साइड्स। कैलकुलेट the equivalent resistance between end of a side, between end of a side। ये कोई क्वेश्चन टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सारा का सारा क्वेश्चन इसी तरह है एम करीम के अंदर, जो सबसे पहले आपको बनाना चाहिए। अंडरस्टैंड है, हमारे पास क्वेश्चन टफ हो या आसान हो मैटर नहीं होता है, क्वेश्चन बनना चाहिए। आप बनाएं, अगर बनाने की कोशिश करें, जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो अगर आसान क्वेश्चन बनता है तो टफ भी बन जाएगा आपसे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आलस ना करें। हम बुक का ही क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं। जब देखिएगा
हमारे पास क्या कर रहा है, हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, लीजिए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका मतलब साफ दिख रहा है कि यह ए है, यह बी है और यह सी है। जब इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसका मतलब है तीनों साइड्स की लंबाई बराबर होगी। जब तीनों साइड की लंबाई बराबर होगा तो तीनों साइड का रेजिस्टेंस भी बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस और लंबाई समानुपाती होता है, जितना लंबाई होता है उतना ही रेजिस्टेंस होता है। तो इसका मतलब है यह साइड, यह साइड, यह साइड, तीनों साइड बराबर है, तो तीनों का जो रेजिस्टेंस होगा वो बराबर होगा। और कितना दिया गया है रेजिस्टेंस, 6 ओम, 6 ओम, 6 ओम और 6 ओम। तो आपसे कह रहा है किसी एक साइड के बीच में, लीजिए मान लेता हूं साइड बीसी है, इनकी और इनके बिंदुओं के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करें। अब अगर आपको मन करे तो इसके बीच ज्ञात कर ले, मन करे तो आप इसके बीच ज्ञात कर ले, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी मन है बी और सी के बीच में ज्ञात करने का, यानी आर इक्विवेलेंट जो ज्ञात करेंगे बिंदु बी और बिंदु सी के बीच में ज्ञात करेंगे। तो स्टूडेंट्स बिंदु बी और बिंदु सी पर अपना उंगली को रख दें, क्योंकि इसी दोनों बिंदु के बीच में ज्ञात करना है। आप जरा देखें तो, आप जरा देखिए यहां से इसको हटा दें और इसको यहां से इसको हटा दें, तो आप बताएं स्टूडेंट्स, अगर हम इस ब्रांच को अगर हटाना चाहें, इस ब्रांच को हटाना चाहें तो इसके जगह पर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाना होगा। और इक्विवेलेंट लगाने के लिए सबसे पहले पता करना होगा कि वो सीरीज में है या पैरेलल में। तो स्पष्ट दिख रहा है इस ब्रांच का जितना भी प्रतिरोध है वो सीरीज में है, तो इसका मतलब है सीरीज का फॉर्मूला होता है आर इक्यू बराबर R1 प्लस R2। तो आर इक्यू बराबर 6 प्लस 6 बराबर 12 ओम। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या कर रहे हैं, इस ब्रांच को हटा देते हैं और नियमानुसार जहां से प्रतिरोध को हटाया जाता है उसी बिंदु के बीच में उसका समतुल्य लगाया जाता है। इसका मतलब है समतुल्य कितना है, 12 ओम। अब बताइए स्टूडेंट्स बी और सी के बीच में अब हमारे पास दो प्रतिरोध बच रहा है और दोनों प्रतिरोध पैरेलल में है। तो इसका मतलब है पैरेलल का फॉर्मूला होता है आर इक्यू बराबर R1 इंटू R2 अब बटा R1 प्लस R2। तो 12 6 72 अब 12 प्लस 6 18, 18 चौका 72 मतलब कि 4 ओम। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब बी और सी के बीच में जो भी प्रतिरोध है इसको हटाएंगे, अब इनके जगह पर एक समतुल्य प्रतिरोध लगाएंगे, वो कितना ओम का होगा, 4 ओम का। तो समतुल्य प्रतिरोध का मतलब होता है उस बिंदु के बीच में केवल और केवल एक प्रतिरोध होना चाहिए। अब जरा देखिए तो बी और सी के बीच में अब प्रतिरोध की संख्या कितना है, केवल और केवल 1 है और इसका मान कितना है, 4 है। यही कहलाता है आर इक्विवेलेंट, और आर इक्विवेलेंट बराबर 4 ओम। ये आपका आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ना एम करीम का एक होमवर्क देता हूं, आप इसे बनाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, इसी तरह का क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स जरा समझिएगा। क्वेश्चन है ए बायर इज इन स्क्वायर फॉर्म, ए बायर इज इन स्क्वायर फॉर्म, square form, the resistance of each side is 2 ohm। तो पूछा गया find the
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस equivalent resistance between ends of any side of a square. That's a good one question. ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बनाने से हमारे लॉजिक पावर, सोचने समझने की क्षमता बढ़ता है। अंडरस्टैंड है? तो आप बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई हिंट नहीं करूंगा कि एक स्क्वायर है। लीजिए एक स्क्वायर है, सबको पता होता है जब एक स्क्वायर की चारों भुजाएं आपस में बराबर होगी, जब भुजाएं आपस में बराबर होगी तो लंबाई बराबर होगा, जब लंबाई बराबर होगा तो सबका प्रतिरोध भी बराबर होगा, जब सबका प्रतिरोध बराबर होगा तो कोई दो बिंदु के बीच में ए बी सी और डी, कोई दो बिंदु के बीच में आप निकाल लीजिए तो अब आपका आंसर सेम आंसर आएगा, कोई आंसर में डिफरेंसेस नहीं आएगा। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला टाइप है हमारे पास, दैट्स अ गुड वन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया है, एक कंपटीशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बनाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो शॉर्ट सर्किट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, जरा देखिए तो। कह रहा है हमारे पास एक प्रतिरोध है, हमारे पास यह दूसरा प्रतिरोध है और यह तीसरा प्रतिरोध है। रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टेंस आर है, तीनों प्रतिरोध आपस में बराबर हैं। लेकिन यह बिंदु ए है, बिंदु ए को शॉर्ट किया गया है इस प्रकार, और ये बिंदु एम है, बिंदु एम को शॉर्ट किया गया है इस प्रकार। तो पूछा गया है फाइंड द आर इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट एम एंड एन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतर क्वेश्चन है। अगर ट्रिक ना बताया जाए तो समझिए क्वेश्चन बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर ट्रिक समझ में आ गया तो क्वेश्चन को हम मुजवानी जवाब दे सकते हैं। तो ये जो पूरी तरह जो क्वेश्चन है ट्रिक्स के ऊपर है या नया कॉन्सेप्ट के ऊपर है, जरा देखिए तो पूछा गया है फाइंड द आर इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट एम एंड एन, एम एंड एन। चलिए, यानी एम और एन बिंदु के बीच में हमको आर इक्विवेलेंट ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स, एम और एन के बीच में आप देख लें और कोशिश करें पता लगाने का कि कौन सा सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में है। तो शायद बहुत ही मुश्किल है यहाँ पता लगाना कि कौन सा सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में है। यहाँ पर शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट सिखाया गया है, जो न्यूमेरिकल है शॉर्ट सर्किट पर बनेगा, और शॉर्ट सर्किट का जो थ्योरी है हमने पढ़ा रखा है। तो एक बार जरूर जाके थ्योरी को रिपीट कीजिएगा कि शॉर्ट सर्किट का न्यूमेरिकल कैसे बनता है। चलिए ना, हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं शॉर्ट सर्किट का क्वेश्चन है कैसे। तो स्टूडेंट्स आइए ना, इसे समझाने के लिए हम एक रफ आइडिया देता हूं। अगर हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और यह पॉइंट ए है या पॉइंट बी है, तो इसका मतलब है कि इस बिंदु का वोल्टेज और इस बिंदु का जो वोल्टेज है अलग अलग है। यह ए है और यह बी है, और इसमें करंट का अगर बहाव हो रहा है तो करंट का बहाव तभी संभव है जब यहाँ का पोटेंशियल
और यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल अलग अलग होगा। अगर यहाँ का पोटेंशियल 5 है और यहाँ का पोटेंशियल 4 है तभी विद्युत धारा का बहाव संभव है। ऐसे विद्युत धारा का बहाव संभव नहीं हो सकता है। क्यों? पढ़ा रखा हूं थ्योरी क्लास में। अगर यहाँ का पोटेंशियल 5 है और यहाँ का पोटेंशियल भी 5 कर दिया जाए तो विद्युत धारा का बहाव कभी संभव नहीं है, क्योंकि इस बिंदु का पोटेंशियल और इस बिंदु का पोटेंशियल समान है और समान पोटेंशियल पर विद्युत धारा का बहाव नहीं होता है। अगर स्टूडेंट्स जरा देखना, अगर हम बिंदु ए और बिंदु बी को एक हमने ऐसा तार से जोड़ दिया, इसे कहते हैं शॉर्ट सर्किट वायर। और शॉर्ट सर्किट वायर के अंदर प्रतिरोध नहीं होता। ऐसा वायर जिसमें कोई भी प्रतिरोध ना हो उसे शॉर्ट सर्किट वायर कहते हैं। इसका थ्योरी में हमने पढ़ा रखा है। तो इसका मतलब है कि यह एक शॉर्ट सर्किट वायर है। जैसे आपने शॉर्ट सर्किट वायर बिंदु ए और बिंदु बी को शॉर्ट सर्किट किया तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल बराबर हो गया और इससे बहने वाला धारा का मान कितना हो गया? 0 हो गया। शॉर्ट सर्किट करने का मतलब ही है कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल बराबर हो गया और जैसे पोटेंशियल बराबर होगा तो इससे बहने वाला करंट का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है जहां जहां शॉर्ट सर्किट किया जाता है इसलिए किया जाता है जहां जहां शॉर्ट सर्किट है तो उस बिंदुओं का जो पोटेंशियल होगा हमेशा बराबर होगा। ठीक है, तो आइए, तो इसका मतलब है जरा देखें तो बिंदु एम को शॉर्ट किया गया है बी के साथ, तो इसका मतलब यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल बराबर होगा। बिंदु ए को बिंदु एन के साथ शॉर्ट किया गया है तो इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल आपस में बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए ना, हमने कंसेप्ट को देख लिया कि शॉर्ट सर्किट करने का मतलब होता है पोटेंशियल को इक्वल कर लेना। ठीक है, अब जरा देखिए ऐसे न्यूमेरिकल्स को सोल्व कैसे किया जाता है। ऐसे न्यूमेरिकल को सोल्व कैसे किया जाता है जरा समझिएगा। तो सबसे पहला जितना भी बिंदु है सबको सजा दें। एक बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु। इस बिंदु का नाम M है, इस बिंदु का नाम A है, इस बिंदु का नाम B है और इस बिंदु का नाम C है। अब जरा देखिए तो M का शॉर्ट किया गया है B के साथ है, इसका मतलब यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल बराबर है। जब पोटेंशियल बराबर ही है तो क्या हम बिंदु बी को यहाँ न रख करके बिंदु बी को क्या इसी पर रख सकते हैं, क्योंकि एम और बी का जो पोटेंशियल है वो बराबर है। अरे दो बिंदु अब अलग अलग नहीं है, अब दोनों बिंदु अब एक हो गया, क्योंकि एक पोटेंशियल का दुनिया में केवल एक बिंदु हो सकता है। तो इसका मतलब है यह और यह अलग अलग बिंदु अब नहीं रहे, क्योंकि इसका पोटेंशियल बराबर है। अब जरा देखिएगा, ए को शॉर्ट किया गया है एन के साथ, इसका मतलब है इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल बराबर है। तो अब ये दोनों बिंदु नहीं अलग अलग रहेंगे, अब दोनों बिंदु एक ही जगह पर चले जाएंगे और ये आपका ए हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए, यानी हमारे पास पहले 1 2 3 4 बिंदु था, अब हमने चारों बिंदु को लॉजिक से सोल्व करके केवल 2 बिंदु पर ले आया। आप जरा देखते हैं, सबसे पहला प्रतिरोध देखिए किसके बीच जुड़ा हुआ है, एम और ए के बीच में। जरा देखिए तो यह प्रतिरोध एम और ए के बीच में जुड़ा हुआ है, इस प्रतिरोध को हटाइए और किसके बीच जोड़ दीजिए, एम और ए के बीच में लीजिए, ये कैंसिल हो गया। अब इसे ध्यान रखिए, यह जो प्रतिरोध है ए और बी के बीच में जुड़ा हुआ है, तो ए यहां है और बी यहां पर है, जोड़ दिया आर। अब यह जो प्रतिरोध है बी और एन के बीच में जुड़ा हुआ है, तो बी यहां है और एन यहां है। क्या स्टूडेंट्स अब बताइए, जो डायग्राम ऐसा था
अब वही डायग्राम लॉजिकली ऐसा हो गया। यहां पर हमें सीरीज और पैरेलल पता नहीं चल रहा था, बट हमें यहां पर ये पता चल गया कि प्रतिरोध यह तीनों का तीनों प्रतिरोध पैरेलल में है। तो क्या स्टूडेंट्स, अगर हम पैरेलल में है तो क्या हम फॉर्मूला 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3, तो इस प्रकार 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, तो क्या 1/Req बराबर, क्या हम इसे 3/R कर सकते हैं, इसलिए Req बराबर R/3। तो स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है कि M और A के बीच में अगर तीनों प्रतिरोध को हटा दें तो हमें एक प्रतिरोध प्राप्त होगा। यह हमारा M है और यह हमारा N है, और यह जो प्रतिरोध होगा R/3 का होगा। हमारा यही तो मकसद होता है कि इक्विवेलेंट ज्ञात करने का मतलब है कि उस दोनों बिंदु के बीच में केवल और केवल एक प्रतिरोध होना चाहिए। अब जरा देखिए तो M और N के बीच में केवल और केवल एक प्रतिरोध है और इसका मान कितना है, R/3 है। तो यही प्रतिरोध कहलाता है R इक्विवेलेंट R/3। ये आपका आंसर है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास, क्योंकि ये मेथड शायद कोई आपको बता पाए। अंडरस्टैंड है, ये बहुत ही सटीक मेथड है। अगर हम ट्रिक्स नहीं आपको देते तो इसे आसानी से बना पाना बहुत ही मुश्किल था। हमने आपको ट्रिक्स दिया, टेक्निक्स दिया। यही टेक्निक्स बड़े से बड़े न्यूमेरिकल को धाराशाही करता है और इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको कंपटीशन में। ठीक है, ये इस डायग्राम से हमने इस डायग्राम को बनाया और इससे सोल्व करके हमने ऐसे बनाया, तो मेरा जो आंसर आया R/3 आया। चलिए ना, अब वक्त आ गया है होमवर्क देने का। इसी तरह के क्वेश्चन और है एम करीम के अंदर, शायद आप इसे बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर डालिएगा। तो क्या है जरा देखिए तो, एम करीम का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। Find the R equivalent between M and N. Find R equivalent between M and N. M तथा N के बीच में R equivalent ज्ञात करना है। क्या है जरा देखिए तुम, यह बिंदु M है, यह बिंदु N है, ध्यान रखिए इसको शॉर्ट नहीं किया गया है। लीजिए, प्रतिरोध R है, प्रतिरोध R है, प्रतिरोध R है, प्रतिरोध R है, और यहां से इसको शॉर्ट किया गया है। बड़ा कमाल का है, थोड़ा ट्विस्ट किया है क्वेश्चन में। इसको शॉर्ट मानेंगे और इसको शॉर्ट आप नहीं मानेंगे, क्योंकि इसके अंदर प्रतिरोध है। शॉर्ट का पहचान होता है कि जिसके अंदर कोई प्रतिरोध नहीं हो। केवल और केवल इसको और इसको शॉर्ट किया गया है। M है, यह A है और यह B है। तो केवल और केवल A और N को शॉर्ट किया गया है और किसी को शॉर्ट नहीं किया गया है। बाकी आपकी मर्जी है कि आप आंसर कितना ला पाते हो। और हम इसका आंसर लिख दें तो इसका जो आंसर आएगा Req बराबर 3R/5। बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, इसका आंसर यही आएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। दैट्स ए गुड वन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही दमदार है और वो ट्रिक से ही बनेगा। वो ट्रिक से, ट्रिक का मतलब वो ट्रिक नहीं होता है, ट्रिक का मतलब कॉन्सेप्ट होता है। हर चीज का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है जो आपको बताने की कोशिश करता हूं, जिसको आसानी से इस्तेमाल करके उसे बनाया जा सके क्वेश्चन को। क्या देखते हैं, आप इसे सोल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा कि आंसर कितना आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, अगला क्वेश्चन काफी मुश्किल है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन काफी मुश्किल से, जितने भी अच्छे क्वेश्चन से जरा देख लें, जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन से आपको कराने की कोशिश कर देता हूं, बाकी आप घर पर बैठ के बनाने की कोशिश करेंगे। आइए, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक डायग्राम दिया गया है इस प्रकार।
ये भी ट्रिक्स के का इस्तेमाल करके ही बनेगा, ऐसे नहीं बन पाएगा ये क्वेश्चन। यह m है और यह n है, यह आपका 16 ओम है, नीचे एक प्रतिरोध है आपका 16 ओम है, यहां पर एक प्रतिरोध है 8 ओम का, यहां पर भी प्रतिरोध है 8 ओम का, यहां पर भी प्रतिरोध है 8 ओम का, और शायद यहां पर भी प्रतिरोध है 8 ओम का। आठ ओम का, चलिए ठीक है। और आपसे पूछा गया है फाइंड द आर इक्विवेलेंट बिटवीन एम एंड बी, सॉरी एम एंड एन, फाइंड द आर इक्विवेलेंट एम एंड एन, यानी आर इक्विवेलेंट बिटवीन एम एंड एन। एम बिंदु और एन बिंदु के बीच में हमको आर इक्विवेलेंट निकालना है। यार देख लें, ये जो क्वेश्चन से काफी लाजवाब है, बिना ट्रिक्स का नहीं बन सकता है। आप जरा देख लें और पता लगाने की कोशिश करें कि कौन सा सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में है। शायद पता कभी ना लगा पाए आप, कभी नहीं। जरा देख लें, अब आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूं इसे सिर्फ देखने के लिए। आप पता लगा लें कि कौन सा सीरीज में है और कौन सा पैरेलल्स में है। पता ही नहीं कभी चल पाएगा कि कौन सा सीरीज में है और कौन सा पैरेलल्स में है। तो ऐसे क्वेश्चन का बनाने का तरीका होता है सिमेट्री रूल। सिमेट्री रूल, सिमेट्री रूल का इस्तेमाल करके आसानी से बना सकते हैं। तो क्या होता है सिमेट्री रूल, जरा देखिए। आप उस बिंदु पर पहुंच जाएं जिस बिंदु पर आप देखें तो सभी जगह समान नजर आए, ठीक है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि अगर हम इस बिंदु पर पहुंच गए जाएं तो इस बिंदु के ऊपर और इस बिंदु के नीचे एक जैसा है, बिल्कुल इक्विवेलेंट है, समान है, सिमेट्रिकल है, बराबर है, किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। आप इस बिंदु पर जाएं, अगर आप इस बिंदु पर खड़ा हो जाएं तो सिमेट्रिकल नहीं हो पाएगा, इस बिंदु पर भी सिमेट्रिकल नहीं होगा। केवल और केवल इस डायग्राम में एक ही ऐसा बिंदु मिल रहा है जहां पर आपको दुनिया में किसी में भी केवल और दुनिया में केवल एक ही बिंदु होता है जो सिमेट्रिकल पॉइंट होता है ना। अगर हम इस बिंदु की बात करें तो ये बिंदु सिमेट्रिकल पॉइंट है। इसके ऊपर भी देखें और इसके नीचे भी देखें, इसको इधर भी देखें और इसको इधर भी देखें तो आपको बिल्कुल समान नजर आ रहा है, ठीक है। तो रूल कहता है कि जो पॉइंट सिमेट्रिकल होते हैं वहां पर थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करें। ये जो जुड़ाव दिख रहा है ना, देखे तो ऐसे ऐसे जुड़ाव, ये सिमेट्रिकल पॉइंट है। यहां लेता हूं, सिमेट्रिकल पॉइंट है, सिमेट्रिकल पॉइंट है। अब इस सिमेट्रिकल, ये तो कंफर्म हो गया कि यह हमारा सिमेट्रिकल पॉइंट है। आइए, तो रूल होता है कि सिमेट्रिकल पॉइंट को रीअरेंज करें। जितना भी बिंदु इससे जुड़ा हुआ था सबको हटा दे लीजिए। अब यह इससे जुड़ जाएगा, अब यह इससे जुड़ जाएगा और यह आपका सिमेट्रिकल पॉइंट है। रूल के हिसाब से देखे तो सिमेट्रिकल पॉइंट पर यह और यह जुड़ा हुआ था और यह और यह जुड़ा हुआ था, तब इन दोनों को फ्री कर दिया, स्वतंत्र कर दीजिए, फ्री कर दीजिए। अब इसको इससे जोड़ दीजिए और इसको इससे जोड़ दीजिए और दोनों को अलग कर दीजिए। अब बताओ स्टूडेंट्स, अब यह पोर्शन यहां से लेके यहां का पोर्शन सीरीज में है, तो सीरीज का फॉर्मूला हो गया आर इक्यू बराबर R1 प्लस R2, 8 प्लस 8 बराबर 16 ओम। तो इसका मतलब है अब हम यहां से यहां हटाएंगे, यहां से यहां हटाएंगे और जिस बिंदु के बीच से हटाए थे अब वो आ गया 16 ओम। अब सेम ऑपरेशन यहां पर परफॉर्म करेंगे। जब सेम ऑपरेशन आप यहां पर परफॉर्म कीजिएगा तो यह भी आपका
16 ओम का मिलेगा। अब बताओ स्टूडेंट्स, यह और यह पैरेलल है, तो पैरेलल का फार्मूला होता है आर इक्यू बराबर R1 इंटू R2 अब बटा R1 प्लस R2। तो इसका मतलब है 16 गुना 16 यहाँ पर 32, 16 गुना 32 8 ओम। तो इसका मतलब है कि अगर आप इसको हटाएंगे, तो इसके जगह पर 8 ओम का प्रतिरोध लगेगा। और सेम ऑपरेशन अगर यहां परफॉर्म करेंगे, तो अगर इसको हटाएंगे तो आपको 8 ओम का प्रतिरोध लगेगा। अब बताओ स्टूडेंट्स, यह और यह पैरेलल है, तो अगेन अगर हम पैरेलल का फॉर्मूला लगा दें तो आर इक्यू बराबर R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। तो इसका मतलब आर इक्यू बराबर 8 गुना 8 और बटा 16, 8 गुना 16 2 चौका 8 बराबर 4 ओम। अब इन दोनों को हटा देते हैं। अब इन दोनों को हटा करके एम और एन के बीच में हमने एक प्रतिरोध लगा दिया, जो कितने ओम का है, 4 ओम का है, 4 ओम का। अब बताओ स्टूडेंट्स, एम और एन के बीच में कितना है, प्रतिरोध 1 है। उसी को कहते हैं आर इक्विवेलेंट, और इसलिए आर इक्विवेलेंट का जो मान आ गया वो कितना ओम आ गया, 4 ओम आ गया। क्या स्टूडेंट्स, ये है आपका मैजिक कॉन्सेप्ट। बड़े से बड़े न्यूमेरिकल जो नहीं बन सकता है, उसे मैजिक रूल का इस्तेमाल करके आसानी से आप बना सकते हो। अंडरस्टैंड है? कोई मैजिक नाम का कोई चीज नहीं होता है, वो साइंस की, उसके पीछे कोई ना कोई साइंस छुपा होता है ना। दुनिया में मैजिक कुछ नहीं होता है, उसके पीछे कोई ना कोई ट्रिक्स, कोई ना कोई साइंस छुपा होता है, कोई ना कोई लॉजिक छुपा होता है। यहाँ पर भी लॉजिक छुपा हुआ है। अंडरस्टैंड है? तो हमने सोल्व किया, तो मेरा जो आंसर आया है आर इक्विवेलेंट बराबर 4 ओम आया है। क्या स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। हमने कहा जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे ज्यादा कोई और क्वेश्चन नहीं हो सकता है। जो भी होगा इसी ट्रिक्स पर बनेगा, इसी कॉन्सेप्ट पर बनेगा, चाहे आप ऐसा ऐसा हजारों प्रश्न बना ले। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, जरा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं भाई, आप जितना बनाओ कम है। इतने सारे क्वेश्चन जरा देख ले, इतने सारे क्वेश्चन है। आप बनाने की कोशिश करेंगे सारा बन जाएगा, और नहीं कोशिश करेंगे कुछ नहीं होगा। हमारे कोशिश करने से कुछ फायदा नहीं है स्टूडेंट्स। तो सारे प्रश्न आप बनाने की कोशिश करें। चलिए हम एक प्रश्न और कर देता हूं। सब इजी प्रश्न है, सारे के सारे प्रश्न इजी होते हैं, बस बनाने की थोड़ा सा लालसा चाहिए। स्टूडेंट्स जरा देखना, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह आपका ए है, ये आपका एम है, और ये आपका एन है। अब क्या है, ए का मान आर है, ए भी आर है, ए भी आर है। ऐसा ऐसा हजारों प्रश्न बनाया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आप अच्छे बच्चे हो, आसानी से सब क्वेश्चन को सोल्व, आपकी नजरों में सब क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए। ये सब प्रश्न नहीं, बहुत आसान प्रश्न है। आइए, तो क्या है स्टूडेंट्स, इस प्रकार का एक सर्किट दिया गया है, ये सर्किट, और यह बिंदु, यहां पर बिंदु एम है और यहां पर बिंदु एन है, और आपसे कहा गया है एम और एन के बीच आर इक्विवेलेंट ज्ञात करें। यानी
आर इक्विवेलेंट बिंदु पॉइंट एम और एन के बीच में आर इक्विवेलेंट ज्ञात करें। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसे सोल्व कर लोगे, ठीक है। लेकिन फिर भी हम सोल्व करके आपको बताने की चाहूंगा, ठीक है ना। जरा देखिएगा स्टूडेंट्स, एक काम करें, जरा देख लें, आप इस प्रतिरोध को और इस प्रतिरोध को ध्यान से देखें। यह प्रतिरोध और यह प्रतिरोध, आइए अगर आप ध्यान से देखें तो यह प्रतिरोध और यह प्रतिरोध पैरेलल में है। क्यों? क्योंकि इस प्रतिरोध का एक सिरा एक साथ है और इस प्रतिरोध का अगला सिरा इस साथ है, तो यह और यह पैरेलल में है। तो पैरेलल का फॉर्मूला होता है आर इक्यू बराबर R1 प्लस R2। तो आर इक्यू बराबर R इंटू R प्लस R, तो आर इक्यू बराबर R स्क्वायर 2R, ये कैंसिल हो गया, तो R इक्यू बराबर R/2, यानी इसको हटाएंगे तो R/2। सिमिलर काम यहां भी देख ले, यह और यह पैरेलल होगा, सेम रिजल्ट आएगा, और यह पैरेलल होगा, सेम रिजल्ट आएगा। जब सेम रिजल्ट आएगा स्टूडेंट्स, तो हमारा जो डायग्राम बन के आएगा वो इस प्रकार का बन के आएगा। इन दोनों को हटा करके हमने यह लगा दिया, और इन दोनों को हटा करके हमने यह लगा दिया, और इन दोनों को हटा करके हमने यह लगा दिया, और अभी भी बिंदु यह M है, और अभी बिंदु कितना है, यह N है, और इसका मान R/2 और यह R/2। शायद कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। बताओ स्टूडेंट्स, हमको बिंदु M और N के बीच ज्ञात करना है, M और N के बीच ज्ञात करना है। तो यहां पर अपना उंगली रख दें और इससे जुड़ा हुआ ब्रांच को हटाने की कोशिश करें, तो इससे जुड़ा हुआ ब्रांच यही है। अब बताओ, यह और यह कैसा है, सीरीज में है। तो अगर यह और यह सीरीज में है तो R इक्यू बराबर R1 प्लस R2, तो R इक्यू बराबर R प्लस 2 और प्लस R प्लस 2, तो R इक्यू बराबर R हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इनको हटाएं, यहां से यहां इनको हटा दें, तो हमारे पास जो आएगा मान वो कितना आएगा, R आएगा। लीजिए R आ गया। अब यह और यह कैसा है, पैरेलल है। तो जब पैरेलल का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, वो इस तरह होता है पैरेलल का फॉर्मूला। तो R इक्यू बराबर R1 प्लस R2, तो R इक्यू बराबर R इंटू R/2, और यहाँ पर R प्लस R/2, तो R इक्यू बराबर R स्क्वायर/2, अब यहाँ पर आंसर लेंगे तो 3R/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया और R से R कैंसिल हो गया, तो R इक्वल का मतलब हो गया R/3। जब इसको जोड़ेंगे तो आपको R/3 आएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, ऐसे ना जाने कितने प्रश्न आ सकते हैं, बन सकते हैं, जिसका जवाब देना बहुत ही आसान है। आप ट्रिक्स का इस्तेमाल करें जहां जरूरत है, तो ट्रिक्स का इस्तेमाल करें, जहां जरूरत नहीं है तो सीरीज और पैरेलल का इस्तेमाल करें। तो ठीक है, ये आपका हो गया, एक चैप्टर कंप्लीट हो गया न्यूमेरिकल का। बाकी जितने भी क्वेश्चन बच रहे हैं वो सारे आसान है, उसे करने का कोई यहाँ पर मतलब नहीं है, आपसे भी वो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। अंडरस्टैंड है? तो जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, जो पूछ सकता है, हमने यहाँ पर आपको कर दिया। अब हम अगला जो मेरा थ्योरी क्लास चले, थ्योरी क्लास जो होगा वो होगा लाइट का। दैट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर नया सिलेबस आता भी है तो उसमें लाइट चैप्टर जरूर होगा, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि बहुत ही अच्छा चैप्टर होता है लाइट चैप्टर, इसे हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि 30 से 40% सिलेबस को कम किया जा रहा है। तो जो नया सिलेबस आएगा क्योंकि उसी से बोर्ड में सिर्फ पूछना है, तो अभी हमारा केवल मकसद बोर्ड होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन होगा नहीं होगा, और कंपटीशन को कराता नहीं तैयारी, खुद करते किया जाता है कंपटीशन की तैयारी। ठीक है स्टूडेंट, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगला लेक्चर होगा लाइट क्लास का थ्योरी शुरू करूंगा, हमारे तीसरा चैप्टर होगा, और सारे थ्योरीज को हम डिटेल में पढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, मन से पढ़ते रहिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और हम आपको मन से पढ़ाते रहेंगे। तो बाय स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम पर। टेक केयर।